हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। मैं हूं आपकी एजुकेटर नमिता। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10 का 6 चैप्टर है। इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है और इसमें हम एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे। पार्ट वाइज डिवाइड करने का कारण है कि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आती जाए और आपके लिए लेंथी भी ना हो। तो इस चैप्टर्स के कई पार्ट्स आएंगे, आप उन सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा तो आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन या लाइफ प्रोसेस होता क्या है देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी लिविंग क्रिएचर में और किसी भी डेड में या नॉन लिविंग थिंग में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि क्या अंतर होता है उन दोनों में। जैसे कि अभी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, किसी एनिमल को देखा, वो कुछ खा रहा है या कोई मूवमेंट शो कर रहा है, जैसे कि डॉग है या कैट है या काऊ है, तो आपने बोला ये मूवमेंट शो कर रहा है इसलिए ये क्या है, लाइव है, जीवित है, दिख रही है हमको। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे तो मैं कहूँगी जो लोग सो रहे हैं उनका क्या। जैसे मान लो कोई भी एनिमल है, काऊ है, वो सो भी सकती है ना, सो रही है तो कैसे पता लगाएंगे। तब आप उसके पास जाएंगे और उसके नाक के पास हाथ लगा के देखेंगे कि वो सांस ले रही है या नहीं ले, तो ब्रीदिंग सिस्टम से पता चलेगा कि हाँ भाई ब्रीद कर रही है, सांस ले रही है, इसलिए जीवित है। तो पहला पॉइंट हो जाता है मूव करना, कोई चीज का मूवमेंट शो करता है, या फिर ब्रीदिंग से पता चलता है कि वो चीज क्या है, जीवित है। अब आप ब्रीदिंग के लिए बोल रही है तो मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया कि भाई प्लांट्स का क्या है, प्लांट्स से कैसे पता चलेगा कि वो लाइफ है, क्योंकि वो तो ब्रीदिंग या मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। तो आपको कैसे पता चला, ना वो मूव कर रहा है और ना वो ब्रीथ करते हुए आपको दिख रहा है। तो आप बोलेंगे वो ग्रो तो कर रहा है ना, मैंने छोटा सा प्लांट लाके लगाया था अपने घर में और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। या ये ग्रीन कलर्स के होते हैं तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये लाइव जीवित है। तो मैंने कहा ऐसे प्लांट्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, कुछ ब्राउन कलर्स के भी होते हैं या बहुत धीरे धीरे ग्रोथ शो कर रहे हैं कुछ प्लांट्स हैं, उनके बारे में क्या कहना होगा। तो फिर ये कह सकते हैं हम कि केवल मूवमेंट, ब्रीदिंग या ग्रोथ के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज क्या है, लिविंग थिंग है या लिविंग क्रिएचर है। ये कोई सफिशिएंट आंसर नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे मैम फिर कैसे पता लगाएंगे। तो मूवमेंट ऐसा होता है जो जरूरी नहीं है हमें दिखे, क्योंकि मूवमेंट ऐसी चीज होती है जो कि एक बहुत छोटे स्केल पे भी हो सकती है और वो इनविजिबल होती है, हमें अपने नेकेड आइज से या नग्न आंखों से नहीं दिखती। तो मूवमेंट होना तो जरूरी है, लेकिन ये मूवमेंट किसका, हमारे हाथ पैर का नहीं या एनिमल्स का नहीं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इम्पोर्टेंट है। किसका इम्पोर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स का। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं या मॉलिक्यूल्स का लिविंग क्रिएचर से क्या लेना देना है। तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ह्यूमन का ही दे देते हैं। तो देखा जाए ह्यूमन किससे मिलके बना है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम है ना इसमें। तो जैसे सेल है, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तब टिश्यू बनता है, और जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब ये ऑर्गन्स मिल गए तो क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो हम सभी को पता है कि इन्वायरमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बहुत ही वेल डिफाइंड है, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही एक ऑर्डर फॉर्म में है। तो ये ऑर्डर फॉर्म शो करता है ना कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और सेल्स में भी अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो इनमें भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं, इनमें गोल्जी बॉडीज होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। और इन्वायरमेंट से तालमेल बिठाने के लिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स एक फॉर्म में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। किसमें होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होता है। तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स को ऑर्डर में होना होता है, एक ऑर्डर फॉर्म में होता है, क्योंकि ऐसे ही तो इनमें कोई लाइफ नहीं है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो कोई लाइफ नहीं, तो इन्हीं में क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर फॉर्म में। और इन्वायरमेंट से तालमेल बिठाने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो टूटती हैं, ब्रेक होती है। अगर सेल्स ब्रेक होती चली जाएंगी तो फिर टिश्यू कैसे बनेंगे, और जब टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन नहीं तो ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम नहीं तो फिर ह्यूमन। तो जो भी सेल्स बाई चांस क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई या डैमेज हो गई, तो उनका रिपेयर होना जरूरी है। या कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मैल फंक्शनिंग करती हैं, जैसे कि ट्यूमर। ट्यूमर सेल देखा होगा, सुना होगा आपने, ट्यूमर कैसे हो जाता है, क्योंकि सेल की ग्रोथ ही नहीं रुकती इसमें, वो सेल्स बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, कैंसर कॉज हो जाता है। तो ये सब एक प्रोसेस में चले, पर्टिकुलर ढंग से चले, उनको मेंटेन करना, रिपेयर करना, ये किस में पॉसिबल है, केवल
लिविंग क्रिएचर्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में ऑर्गन्स थोड़ी होंगे, कंपोनेंट्स थोड़ी होंगे, मॉलिक्यूल्स थोड़ी होंगी, और उनमें कोई डैमेज भी नहीं होगा, ना रिपेयर होगा। तो लिविंग क्रिएचर ही एक ऐसा थिंग है जिसमें प्रॉपर लगातार रिपेयरिंग होती रहती है और स्ट्रक्चर्स में मेंटेनेंस होता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी तक मूवमेंट, ब्रीदिंग और ग्रोथ तो था ही था, अब से क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट्स इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी बिना मॉलिक्यूल से नहीं बनी होती। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। मतलब क्या है, कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हम लोग हो, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो सो भी रहा होगा तो उनके अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें आपस में क्या चलता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। और इसी मूवमेंट से पता चलेगा वो क्या है, लिविंग क्रिएचर है। और कुछ चीजें टूटेंगी भी, कुछ चीजें बनेंगी भी। इन्हीं को रिपेयर और मेंटेन किया जाता है। और रिपेयर और मेंटेन क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई चीज टूटेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी सेल की, उस ऑर्गेनिज्म की। तो उसको इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठा के रखना है और अपने को जीवित रखना है, तो मेंटेन और रिपेयरिंग प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ। और इसी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से पता चल जाएगा कि वो क्या है, लिविंग थिंग है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? So the processes which together perform the repair and maintenance job in the body of organism are called life process. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब रिपेयर और मेंटेनेंस का काम साथ साथ चलता है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में क्लियर ना किया होता लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो आपको ये चीज़ अभी बहुत टफ लग रही होती। लेकिन अब क्योंकि आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, आपको क्लियर हो गया कि रिपेयर और मेंटेनेंस जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए और इन्वायरमेंट से तालमेल बिठाने के लिए। तो इसी रिपेयर और मेंटेनेंस जॉब को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, लाइफ प्रोसेस जब हमने सुना, किसी भी वर्ड को अगर हम ब्रेक कर दें तो हमें पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो जीवन जीने की जो भी प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, जीवन प्रक्रिया कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अब भाई डिफिनेशन भी देख लेते हैं। Life processes include all the activities that an organism performs to survive in the environment. कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रह रहा है, इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जो भी एक्टिविटीज वो करता है वो लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो दीज आर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग सिस्टम दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि लिविंग सिस्टम में होती रहती हैं, और यही एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती हैं सरवाइव करने में। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल है देख लेते हैं। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सेंसेशन। ये सारी चीज़ें किसमें आते हैं, लाइफ प्रोसेस में आते हैं। लेकिन हमें पढ़नी क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में। हमें पढ़ना है रिस्पायरेशन, श्वसन के बारे में। हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन के बारे में, कि कैसे गैसेस और न्यूट्रिशन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेट होती है, और एक्सक्रीशन। इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं क्या, क्यों ज़रूरी है। इनकी हम डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रिशन की, रेस्पायरेशन की। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डिफिनेशन, जो कि हम कहते चले आ रहे हैं कि मेंटेनेंस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस प्रोसेस में होता क्या है, किसी भी ब्रेकडाउन को, डैमेज को क्या करा जाता है, रोका जाता है। मतलब कोई भी डैमेज ना होने पाए उसको ठीक करो, कोई ब्रेकडाउन ना होने पाए। तो इसके लिए ज़रूरत किसकी होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये एनर्जी मिलती है फूड से। अब फूड को सिंपल वर्ड में बता रहे, फूड को इनटेक करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, उसकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है, बाहर से आती है। तो इसकी डिफिनेशन यही हो गई
process to transfer a source of energy from outside the body of organism which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है वो बाहर से आता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में आती है? फूड के फॉर्म में आती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी भी फूड को इनटेक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन मतलब श्वसन। तो ऑक्सीजन को एक्वायर करने की, ऑक्सीजन को लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिस्पायरेशन कहलाएगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है? बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर किया जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है रिस्पायरेशन। इस ऑक्सीजन का यूज किसके लिए किया जाता है? जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की नीड है, सेलुलर नीड है, उसको पूरा करने के लिए। अब ये सेलुलर नीड किससे पूरी होगी? जब उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो फूड को क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिंपल तो मिल नहीं जाएगी, फूड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा ना, तब हमें ये क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और इस एनर्जी का यूज हम किस में करेंगे? अपने सेलुलर कामों में करेंगे। तो ये प्रोसेस हो जाता है रिस्पायरेशन। तो बाहर से ऑक्सीजन को लेना, बाहर से फूड को लेना, बाहर से फूड को लेना न्यूट्रिशन, बाहर से ऑक्सीजन को लेना रिस्पायरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होता है? बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहलाता है। अब फूड लिया, ऑक्सीजन लिया, ब्रेक डाउन किया, एनर्जी ली, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कुछ वेस्ट भी तो बन जाता है। इनको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन कुछ वेस्ट भी बन जाता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। इन प्रोडक्ट्स को या इन बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी से। तो बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस या फिर डिस्कार्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यही हमको डिटेल में पढ़ना है। अब देख लेते हैं कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा था एनसीईआरटी में कि जैसे मान लीजिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल अमीबा दे रखा है। इसको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत नहीं, फूड को लेने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, CO2 या फिर O2 के लिए, या फिर वेस्ट को रिमूव करने के लिए। इसको कोई भी अलग से ऑर्गन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, केवल एक सेल। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा सेल सरफेस है, पूरा एंटायर सरफेस जो है वो किसके कांटेक्ट में है? इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो ये क्या करते हैं? फूड को या फिर गैसेस को या वेस्ट को कैसे बाहर निकालते हैं या एक्सचेंज करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस आप सबको पता है कैसे वर्क करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे वो फूड हो यहाँ पे, चाहे वो ऑक्सीजन हो यहाँ पे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो यहाँ पे, अगर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है तो ये हाई टू कहाँ मूव करेगा? लो मूव करेगा। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपना खाना भी ले लेती हैं, अपना गैसेस का एक्सचेंज भी कर लेती हैं। अब जैसे वेस्ट है तो वेस्ट यहाँ बना ना, तो यहाँ वेस्ट क्या हो गया? मात्रा ज़्यादा हो गई, तो ये वेस्ट यहाँ पे हो गया। और इनको वेस्ट को इन्होंने रिमूव किया आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाई है और यहाँ क्या है? लो है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नाम से ही पता चला, मल्टी मतलब कई सेल से मिला हुआ ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें कई सारे सेल हैं, एक सेल नहीं है। तो इसीलिए ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सभी के सभी सेल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि ये तो बहुत सारे सेल हो गए। यहाँ मैंने डायग्राम दे रखा है, लेकिन फिर भी इजीली समझने के लिए देखिए। मान लीजिए ये सारा है और ये हो गया एनवायरनमेंट, तो इन्होंने तो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट कर लिया इन सेल्स ने। इनका क्या होगा? ये तो नहीं कर पाए ना। जैसे ह्यूमन को लिया हमने एग्जाम्पल में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्वेटिंग तो हो गई यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट्स है, अंदर का क्या होगा? ये तो नहीं कर पाएंगे ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें जो है वो सभी सेल के साथ काम नहीं कर पाएगा। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट
अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइज है तो देखने का काम कर रही है, नोज है सांस ले रही है, माउथ है तो खाने का काम कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, सब कुछ है तो ये पचाने का काम कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, लंग्स है तो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा, किडनी है तो वेस्ट के रिमूवल में काम करेगा। तो इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शन, एक विशेष कार्य परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। पार्ट 2 में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स देखेंगे, हेटरोट्रॉफ्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।